हेलो फ्रेंड्स, महिला सुपरवाइजर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम बाल विकास में अधिगम के सिद्धांत के बारे में आज देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अधिगम के सिद्धांत इनको किस किस ने दिया है, जो मतलब किस किस में वर्गीकृत किया गया है। एक तो व्यवहारवाद है, गेस्टाल्टवाद है और एक संज्ञानवादी है ना। तो व्यवहारवाद में आ जाते हैं स्किनर, वॉटसन, पावलाव, थॉर्नडाइक, हल और गुथरी। ये सब कौन है? व्यवहारवादी हैं। गेस्टाल्टवाद में मैक्स वर्थिमर, कोहलर, कुर्ट लेविन और कुर्ट कोका है ना। ये सब हैं गेस्टाल्टवाद। और संज्ञानवाद में जीन पियाजे और वाइगॉत्स्की हैं। और अन्य में है बांडुरा और गैनी है ना। तो ये सब इन्होंने क्या किया है, अधिगम के सिद्धांत को बताया है। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो पहला है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? वाटसन है। इन्होंने अपने पुत्र अल्बर्ट पर प्रयोग किया था, ये हमको पता है। तो व्यवहारवाद में क्या आता है? अभ्यास व अनुभव के आधार पर व्यवहार रूपी अधिगम की उत्पत्ति है ना। क्या है? व्यवहारवाद है। उद्दीपक व अनुक्रिया पर बल दिया गया। प्रशिक्षण व पुनर्वलन पर बल देते हैं। इन्होंने पशु व मानवों पर प्रयोग किया। सहज क्रिया जो जन्मजात प्रकट होती है ना। प्रतिक्रिया, अनुक्रिया, ये सहज क्रिया जो जन्मजात होती है, प्रतिक्रिया जो क्रिया के बदले में की जाने वाली क्रिया, अनुक्रिया क्या होती है? उद्दीपक प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रिया अनुक्रिया होती है। तो ये हैं हमारे व्यवहारवाद के अंतर्गत आने वाले कुछ पॉइंट है ना। फिर व्यवहारवाद में आते हैं थॉर्नडाइक है ना। तो थॉर्नडाइक जो हैं उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत। अमेरिकी मनोवैज्ञानिकी प्रसिद्ध व्यवहारवादी हैं ये। और इनकी बुक जो है द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, फंडामेंटल ऑफ लर्निंग, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, एजुकेशनल ऑफ साइकोलॉजी है ना। और इन्होंने क्या किया? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दिया, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, आवृत्ति का सिद्धांत दिया, चयन का सिद्धांत दिया, संबंधवाद का सिद्धांत दिया। किसने? थॉर्नडाइक ने। ठीक है। फिर प्रयोग इन्होंने किस पर? बिल्ली पर प्रयोग किया था। प्रारंभ में बिल्ली उद्दीपक यानी भोजन को देखकर उछल कूद करती है। जो बिल्ली रहती है प्रारंभ में भोजन को देखकर उछल कूद करती है। तभी अचानक इसका पंजा लेबर पर पड़ जाता है, जिससे पिंजरा ओपन हो जाता है ना और भोजन प्राप्त हो जाता है। फिर क्या होता है? धीरे धीरे बिल्ली निरर्थक प्रयास कम कर देती है और अभ्यास द्वारा लेबर और गेट के मध्य संबंध पहचानना सीख जाती है। सीखने के नियम क्या हैं? प्राथमिक नियम है और द्वितीयक नियम है। द्वितीयक नियम को गौण नियम भी कहते हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। प्राथमिक नियम है, इसके अंतर्गत 3 नियम बताए गए हैं। एक है तत्परता का नियम है ना। तत्परता का नियम क्या कहता है? अधिगमकर्ता को सीखने के पूर्व सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए है ना। मानसिक तौर से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए और शिक्षक को सिखाने के पूर्व बालकों को सीखने हेतु तैयार करना चाहिए। और तत्परता के नियम को मानसिक तैयारी का नियम भी कहते हैं। तो इसको एक उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं तत्परता के नियम को। एक घोड़ा यदि पानी पीना चाहता है तो उसे छोटा बच्चा भी लेकर पानी के स्रोत के पास लेकर जा सकता है ना। लेकिन अगर उसको पानी नहीं पीना है तो 3-4 पहलवान भी उसको पानी के स्रोत तक ले जाना चाहें तो वो उसको नहीं ले जा पाएंगे। ये है हमारा तत्परता का नियम है ना। फिर दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। दूसरा आप एग्जाम्पल ये पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या बोल रहा है। यदि आप पर्यवेक्षक के लिए सीखना चाहते हैं तो मैं आपको CDP सिखा सकती हूँ है ना। लेकिन आप नहीं सीखना चाहते हैं तो आइंस्टीन भी आपको नहीं सिखा सकता। इसको बोला गया है तत्परता का नियम। तो आई होप आपको तत्परता का नियम समझ में आ गया हो। फिर आता है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम या इसको उपयोग व अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? सही दिशा में अभ्यास करने से
कार्य करने की प्रवृत्ति में सुधार आता है। आरंभ में ज़्यादा मिस्टेक होती हैं जो धीरे धीरे अभ्यास से दूर हो जाती हैं, है ना। जैसे उसको बोला भी गया है कि मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, नो प्रैक्टिस नो परफेक्शन। मतलब आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट बनेंगे, मतलब गलतियाँ नहीं होंगी। ये बताया गया है किसमें, अभ्यास के नियम में। जैसे कोई खिलाड़ी है तो वो प्रैक्टिस से ही खिलाड़ी बनता है, संगीतकार, परीक्षार्थी। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप एग्ज़ाम को मतलब क्रैक कर पाएंगे, है ना। जितनी आप प्रैक्टिस अभ्यास करेंगे उतना आपका जो परफेक्शन है वो बेटर होगा, है ना। तो ये है हमारा अभ्यास का नियम। फिर आता है प्रभाव या परिणाम का नियम। चलो इसके बारे में देखते हैं। जब कोई कार्य करता है और उसे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं तो उसमें संतोष की भावना जन्म लेती है और वह अन्य कार्य के लिए उसे बल प्रदान करती है ना। परिणाम अच्छा आएगा तो हमें मतलब कहना चाहिए सकारात्मक प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, जिससे हमें प्रभावी अधिगम प्राप्त होता है। और अगर परिणाम नकारात्मक आया, जैसे हम फेल हो गए, प्रयास किया, अधिगम किया और मान लो फेल हो गए, तो हमें अप्रसन्नता होंगे, दुखी होंगे, तो इसको अप्रभावी अधिगम बोला जाएगा। ठीक है। जैसे कि पीएससी का प्री निकालने पर वह मेंस के लिए मोटिवेट होता है और मेंस निकालने वाला इंटरव्यू के लिए मोटिवेट होता है। तो ये हमारे परिणाम का नियम कहलाता है ना। द्वितीयक नियम में कौन आते हैं, गौण नियम में। इसमें 5 नियम बतलाए गए हैं। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या होता है, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक से अधिक प्रकार से प्रयास करना पड़ता है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक से अधिक प्रकार से प्रयास करना पड़ता है। दूसरा है सादृश्य आत्मसातीकरण का नियम। क्या है, पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया, आत्मसातीकरण का नियम है ना। फिर आता है खंड क्रिया या आंशिक क्रिया का नियम। ये क्या होता है, उद्देश्य प्राप्ति के लिए की जाने वाली छोटी छोटी क्रियाएं, जैसे पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे खंडों में याद करना, ये खंड क्रिया का नियम है। पूर्ण से अंश की ओर, है ना। फिर चौथा है मानसिक विन्यास का नियम। मानव की किसी कार्य को लेकर जिस प्रकार की मनोवृत्ति होती है वह उस कार्य को उसी अनुपात में सीख पाता है। जैसे बालक अगर बिजनेस में अगर वो चाहता है मैं यह काम कर सकता हूँ, यूपीएससी वाला बहुत सारे विद्यार्थी एग्ज़ाम नहीं देते क्योंकि उन्हें ये कठिन लगता है। गणित वाला क्या बोलता है, यह काम मुझसे नहीं होता, है ना। तो ये बालक अपना मानसिक विन्यास सेट कर लेता है कि क्या मुझसे हो पाएगा और क्या मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर आता है साहचर्य का नियम। एक कंडीशन में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग जब व्यक्ति उसी प्रकार की दूसरी कंडीशन में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करता है तो उसे साहचर्य का नियम कहा जाता है। एक विषय वस्तु को दूसरी विषय वस्तु के साथ जोड़ता है। जैसे आ से अनार को जोड़ लेता है, ए से एप्पल भी बोलता है ना। ए से अजय बोल सकता है, का से कबूतर बोल सकता है, का से कलम बोल सकता है। तो ये साहचर्य के नियम में आते हैं। फिर आता है शिक्षा में महत्व। शिक्षा में महत्व क्या है, अभ्यास प्रशिक्षण पर बल दिया, प्रेरणा पर बल दिया, उद्देश्य के प्रति कार्य पर बल दिया, मानसिक तैयारी पर बल दिया, आत्मसातीकरण पर बल दिया और साहचर्य का अधिगम, है ना, साहचर्य द्वारा अधिगम प्राप्त हुआ। तो ये शिक्षा में महत्व था, है ना। फिर आते हैं इवान पेट्रोविच पावलोव का सिद्धांत। ठीक है, अब हम पावलोव का सिद्धांत देखेंगे। ये निवासी थे रूस के, रसियन नागरिक थे, है ना। प्रयोग इन्होंने कुत्ते पर किया था, डॉग की पैरोटिड ग्लैंड पर प्रयोग किया था। 1904 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ इनको। पशु चिकित्सक थे कौन, पावलोव। बुक लिखी थी इन्होंने कंडीटेशनल रेफरेंस
रिफ्लिस साइकोपैराथोलॉजी है ना, ये इनकी बुक थी। सिद्धांत कौन सा दिया इन्होंने? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, एस टाइप लर्निंग प्रिंसिपल और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग प्रिंसिपल, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन। तो ये सब इन्होंने सिद्धांत दिए। उद्दीपक क्या होता है? जिसके प्रति जीव रिस्पॉन्स प्रकट करता है उसको उद्दीपक बोला जाता है। प्राकृतिक उद्दीपक किसे बोलेंगे? जिसको अनकंडीशनल स्टिमुलस कहा जाता है, UCS है ना, जिसके प्रति जीव नेचुरल रूप से जुड़ा हो और रिस्पॉन्स प्रकट करता है। जैसे भोजन के प्रति लार का प्रकट होना, ये क्या कहलाता है? प्राकृतिक उद्दीपक है ना। अनुबंधित उद्दीपक या स्वाभाविक उद्दीपक भी बोला जाता है इसको। ठीक है, उद्दीपक देख लिए। अब प्राकृतिक अनुक्रिया क्या होती है? नेचुरल रिस्पॉन्स है ना, UCR। अनुबंधित अनुक्रिया, जैसे भोजन को देखकर लार आना, प्राकृतिक उद्दीपक के प्रति प्रकट होने वाली अनुक्रिया है। फिर कृत्रिम उद्दीपक क्या होता है? कंडीशनल स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक या तटस्थ उद्दीपक बोला जाता है। जब मानव कृत्रिम उद्दीपक स्थान प्राकृतिक उद्दीपक की भांति बना दे, है ना। जब मानव किसी प्राकृतिक उद्दीपक को कृत्रिम उद्दीपक का स्थान प्राकृतिक उद्दीपक की भांति बना देता है। जैसे घंटी बजा के भोजन दे रहा है, फिर घंटी बजा के भोजन दे रहा है। अगर इसको वो दोहराएगा तो घंटी बजाने पर उसको लार आएगी। किसको? कुत्ते को। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? घंटी बजाना CS कहलाएगा, कृत्रिम उद्दीपक कहलाएगा। और लार क्या हो गई? प्राकृतिक अनुक्रिया हो गई, CR है ना। कृत्रिम प्रतिक्रिया हो गई। फिर कृत्रिम अनुक्रिया क्या होती है? CR कंडीशनल रिस्पॉन्स, CS के प्रति प्रकट किया जाने वाला व्यवहार। मतलब घंटी से लार उत्पन्न कर रहे हैं तो वो अनुबंधित अनुक्रिया हुई। जैसे ऑफिस में चपरासी का व्यवहार, स्कूल में घंटी से विद्यार्थी का व्यवहार। तो ये सब कृत्रिम अनुक्रिया और कृत्रिम उद्दीपक में आते हैं। फिर देखते हैं अनुबंधन के पूर्व क्या हो रहा है? घंटी बजने पर नो रिस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब कुत्ता कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है ना। और भोजन देने पर लार आ रही है। और अनुबंधन के दौरान क्या होगा? घंटी और भोजन के साथ लार आ रही है तो इसे दोहराया जाएगा। ठीक है, तो फिर वही लार आएगी। फिर उद्दीपक सामान्यीकरण क्या कहलाता है? जब कुत्ता कम व अधिक आवृत्ति वाली घंटी के मध्य अंतर नहीं कर पाता है और प्रत्येक घंटी की आवाज़ के प्रति रिस्पॉन्स अनुक्रिया प्रकट करता है। अगर उसके सामने हम अनुबंधन के दौरान 90 हर्ट्ज की घंटी और भोजन देंगे तो भी लार आएगी। 950 हर्ट्ज की घंटी बजाकर भोजन देंगे तो भी लार आएगी। 1000 हर्ट्ज की घंटी बजाएंगे तो भी लार आएगी। बालक प्रारंभ में स्कूल जाता है तो वह स्कूल की घंटी और बगल में बजने वाली मंदिर की घंटी दोनों में अंतर नहीं कर पाता और दोनों के प्रति व्यवहार प्रकट करता है ना। तो ये हो गया हमारा उद्दीपक सामान्यीकरण। फिर आता है अनुबंधन के बाद क्या हो जाएगा? जब अनुबंधन हो जाता है इसके बाद क्या करेगा? वो घंटी प्लस भोजन में लार निकालेगा। और जैसे कम हर्ट्ज की घंटी बजेगा तो लार निकालेगा और ज़्यादा हर्ट्ज की घंटी बजेगी तो मतलब लार नहीं निकालेगा, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। मतलब कि उसको उद्दीपक को विभेदीकरण आ गया, जिसको उद्दीपक विभेदीकरण कहते हैं। जब अलग अलग आवृत्ति की ध्वनि में कुत्ता अंतर सीख जाता है और CS के प्रति CR प्रकट करता है ना, तो उसको उद्दीपक विभेदीकरण कहा जाता है। फिर आता है विलोपन। विलोपन क्या होता है?
अनुबंधन के पश्चात जब कृत्रिम उद्दीपक को कई बार प्रकट करने के पश्चात भी भोजन प्रकट नहीं किया जाता है तो कुत्ता लार टपकाना बंद कर देता है। जैसे घंटी बजी, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, घंटी और भोजन दिया तो लार आ गई, दोहराने पर अनुबंधन हो जाएगा, है ना, मतलब वो ये क्रिया करने लगेगा। फिर घंटी बजेगी तो लार आएगी, फिर घंटी बजेगी लार आएगी, फिर घंटी बजेगी नो रिस्पॉन्स होगा, है ना। फिर स्वतः पुनर्लाभ क्या होता है? अनुबंधन के बाद क्या होता है ये स्वतः पुनर्लाभ? घंटी बजी, नो रिस्पॉन्स दिया, घंटी और भोजन आया तो लार आ गई, इसे दोहराया जाएगा, ठीक है। फिर घंटी बजेगी तो लार आ जाएगी, फिर घंटी बजेगी तो लार आ जाएगी, फिर घंटी बजेगी तो वो नो रिस्पॉन्स करेगा। मतलब अचानक से क्या होगा, घंटी बजी तो लार आ जाएगी। मतलब ये सब होने के बाद अगर अचानक से फिर घंटी बजा दी जाएगी तो क्या आ जाएगी, लार आ जाएगी। इसे ही स्वतः पुनर्लाभ कहा जाता है। यहाँ थोड़ा सा हिंदी में जो हमने लिखा वो समझ लेते हैं। जब कुत्ते द्वारा कृत्रिम उद्दीपक CS के बार बार प्रकट करने पर कृत्रिम अनुक्रिया CR विलोपित हो जाता है और अचानक कुछ समय पश्चात पुनः कृत्रिम उद्दीपक के प्रकट करने पर कुत्ते द्वारा रिस्पॉन्स यानी लार प्रकट किया जाता है, जिसे स्वतः पुनर्लाभ नाम दिया जाता है। जो अभी हमने बताया उसी को उन्होंने लिख के बताया है, ठीक है। तो पावलाव के सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व देख लेते हैं कि इसका शैक्षणिक महत्व क्या है। पुनरावृत्ति पर जोर दिया जिससे अनुबंधित व्यवहार को सिखाया जा सकता है ना। पुनरावृत्ति पर जोर दिया है। शिक्षा में विषय वस्तु के साथ अनुबंधन के लिए कक्षा में दृश्य व श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। भाषाओं को सीखने में महत्वपूर्ण रूप से अनुबंधन पर जोर दिया जाता है। आवश्यक व्यवहार को सिखाया जाता है, जैसे यातायात के सिग्नल के प्रति मानव का व्यवहार। अनुबंधन के द्वारा मानव में अच्छी आदतों का विकास किया जा सकता है, बुरी आदतों का खात्मा किया जा सकता है। हाथ जोड़ना, हाथ मिलाना, घंटी बजने पर चपरासी का ऑफिस में जाना, ये सब हमारे किसके, पावलाव के शैक्षणिक महत्व हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अधिगम के सिद्धांत के बारे में जो JB वाटसन ने बताया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, है ना। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे JB वाटसन के बारे में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।